हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का भरपूर इस नए विषय की सीरीज में, यानी कि विज्ञान की सीरीज में। क्लास 11th की एनसीईआरटी का हमारा ये चौथा चैप्टर अभी चल रहा है। देन हमने इसमें 12 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा ये 13वां लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे सब कोर्डेटा या फिर सब फाइल ऑफ कोर्डेटा, यानी कि हमने कल पिछली कक्षा में कोर्डेटा को देखा है कि कोर्डेटा क्या होता है, कौन कौन से जीव आते हैं, कौन कौन सी संरचनाएं मिलती है। एक नया ही संघ देखा है, सबसे एडवांस संघ, लेकिन इसमें भी कुछ उपसंघ होते हैं कोर्डेटा समूह के। आज हम उनको कंप्लीट करेंगे। तो आइए बिना कुछ देरी किए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं कि कोर्डेटा का उपसंघ क्या क्या होता है, कैसे कैसे उनमें जीव आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। ये रहा हमारा कोर्डेटा, या फिर कोर्डेटा के उपसंघ, सब फाइला ऑफ कोर्डेटा, इनके बारे में हम देखेंगे। कोर्डेटा सबसे बड़ा संघ है हमारा, ठीक है, तो इनके बारे में हम देखेंगे सबसे विस्तार से। कोर्डेटा एक बहुत बड़ा संघ है जिसमें वे सभी प्राणी शामिल हैं जिनमें जीवन में किसी न किसी अवस्था में नोटोकॉर्ड मिलती है। कल भी हमने ये देखा था कि कोर्डेटा सबसे बड़ा संघ है और उस संघ में कौन कौन से जीव आते हैं जिनमें जीवन में किसी न किसी अवस्था में नोटोकॉर्ड मिलती है। नोटोकॉर्ड यानी कि क्या होती है, एक खोखली चेन नुमा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिनमें जीवन में किसी न किसी चरण में नोटोकॉर्ड पाई जाती है। ये मुख्यतः 3 उपसंघों में बटा हुआ होता है। ये जो होता है ये मुख्यतः 3 उपसंघ में बटा हुआ होता है। कौन? कोर्डेटा। पहली हो गई हमारी यूरोकोर्डेटा। जो कोर्डेटा है वो भी 3 उपसंघ में है। यूरोकोर्डेटा, ठीक है, यूरोकोर्डेटा। यूरोकोर्डेटा। दूसरा हो गया हमारा सेफेलोकोर्डेटा। सेफेलोकोर्डेटा, ठीक है, सेफेलोकोर्डेटा। अब तीसरा क्या हो हमारा, वर्टिब्रेटा। सेफेलोकोर्डेटा, और तीसरा जो समूह है इसका उपसंघ है वो है हमारा वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा, ये है हमारा तीसरा उपसंघ। इन सभी के बारे में हम आज देखेंगे। यूरोकोर्डेटा, ट्यूनिकेटा। पहला क्या है हमारा, कोर्डेटा को 3 उपसंघ में बांटा गया है। पहला क्या है, यूरोकोर्डेटा। यूरोकोर्डेटा में कौन कौन से जीव आते हैं वो देख लेते हैं। नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वा अवस्था में पाई जाती है। ये जो यूरोकोर्डेटा होते हैं इनमें नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वा अवस्था में पाई जाती है। प्रौढ़ अवस्था में नोटोकॉर्ड गायब हो जाती है। जैसे जैसे ये वयस्क होते हैं वैसे वैसे उनकी जो लार्वा अवस्था होती है वो गायब हो जाती है, नोटोकॉर्ड गायब हो जाती है। सिर्फ लार्वा अवस्था में उनमें नोटोकॉर्ड मिलती है। इनका शरीर एक ट्यूनिक या टेस्ट नामक कवर से ढका हुआ होता है। इनका जो शरीर होता है ये कुछ इस प्रकार से ढका हुआ होता है, ट्यूनिक, इसलिए इन्हें ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है। ये इनमें जो नोटोकॉर्ड होती है वो सिर्फ जब इनके लार्वा अवस्था होती है तब विकसित होती है, तब इनमें नोटोकॉर्ड मिलती है। जैसे जैसे ये बड़े हो जाते हैं वैसे वैसे उनकी जो नोटोकॉर्ड होती है वो गायब होती जाती है। जल में रहने वाले समुद्री जीव, ये जो जीव होते हैं यूरोकोर्डेटा वाले जो जीव होते हैं ये कहाँ पर मिलते हैं, ये जल में मिलते हैं, समुद्री होते हैं। हृदय सरल और प्रजनन हर्मोफ्रोइट होता है। इनका जो हृदय होता है वो सरल होता है, जटिल नहीं होता है, और प्रजनन जो होता है वो हर्मोफ्रोडाइट यानी कि लार्वा अवस्था यानी कि बाह्य प्रजनन होता है। इनमें लैंगिक प्रजनन होता है, बाह्य निषेचन होता है, लार्वा अवस्था इनमें मिलती है। उदाहरण के लिए हार्डेमेनिया और एस्केडिया, सेल्पा और डोलियोलम, ये वाले जो जीव होते हैं वो किसमें मिलते हैं, यूरोकोर्डेटा में। क्या है इनकी स्पेशलिटी यूरोकोर्डेटा की, कि इनमें जो नोटोकॉर्ड होती है वो केवल लार्वा अवस्था में मिलती है। जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं, ये वयस्क होते हैं, इनकी लार्वा
इनकी लार्वा भी गायब हो जाती है, ये लार्वा से एक अलग जीव में रूपांतरित होते हैं, ठीक है। देन इसके बाद ये क्या करते हैं, फिर उस लार्वा से एक नया जीव जब बनता है, एक नया शरीर जब बनता है, तब उनमें जो नोटोकॉर्ड होती है वो गायब हो जाती है। इनका शरीर एक ट्यूनिक या टेस्ट नामक कवर से ढका हुआ होता है। इसके अंदर जीव है लेकिन इनका जो शरीर होता है ये इस ट्यूनिक से ढका हुआ मिलता है। देन इसके बाद ये जल में मिलते हैं, निषेचन या फिर प्रजनन हर्मोफ्रोडाइट प्रक्रिया से इनमें होता है, यानी कि इनमें लार्वा अवस्था मिलती है। इसके बाद सेफेलोकॉर्डेटा, ये क्या होता है सेफेलोकॉर्डेटा? नोटोकॉर्ड पूरे जीवन भर और पूरे शरीर में पाई जाती है। जो सेफेलोकॉर्डेटा वाले जो जीव होते हैं उनमें जो नोटोकॉर्ड होती है वो सिर से लेकर उनकी पूंछ तक पाई जाती है। नोटोकॉर्ड पूरे जीवन भर पाई जाती है और पूरे शरीर में पाई जाती है। ये छोटे मछली जैसे समुद्री जीव होते हैं, हालांकि ये मछली नहीं होती है लेकिन मछली जैसे दिखने वाले समुद्री जीव होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड यहां से लेकर इनकी जो सिर होता है यहां से लेकर यहां तक नोटोकॉर्ड पाई जाती है, ठीक है। तो ये कौन हो गए सेफेलोफ्राइटा। सिर, सेफेलो और शरीर अच्छी तरह विकसित होता है। इनके सिर को क्या बोलते हैं? सेफेलो। ये वाले जो जीव होते हैं इनके सिर को सेफेलो बोलते हैं और इनका जो शरीर होता है वो अच्छी तरीके से विकसित हो जाता है। जैसे ही मछली का शरीर होता है वैसे ही इनमें भी शरीर पाया जाता है। सेम मछली जैसा स्ट्रक्चर दिखता है लेकिन ये मछली नहीं होती है, पूरा विकसित होता है इनका शरीर। फिल्टर फीडर होते हैं, फिल्टर फीडर के द्वारा ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं। उदाहरण के लिए ब्रेंकियोस्टोमा, जिन्हें हम क्या बोलते हैं एम्फियोक्सा या फिर लैंगक्लैट, ये वाले जो जीव होते हैं ये कौन से होते हैं? सेफेलोफाइटा, जिनके सिर से लेकर इनकी पूंछ तक नोटोकॉर्ड पाई जाती है और पूरे जीवन भर पाई जाती है। मछली जैसे दिखते हैं, समुद्र में मिलते हैं लेकिन मछली नहीं होती है। इनके सिर को हम क्या बोलते हैं? सेफेला बोलते हैं, इसलिए इन्हें सेफेलोफाइटा बोलते हैं, ठीक है, या फिर सेफेलोकॉर्डेटा बोलते हैं। देन इसके बाद जो फिल्टर फीडर होते हैं, ठीक है, इतना याद रख लेना। मस्तिष्क क्या होता है इनका? सेफेलो में होता है। देन इनका जो शरीर होता है वो पूरा विकसित होता है। इसके बाद है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट संघ यूरोकॉर्डेट, वर्टिब्रेटा, ठीक है। अब ये जो वर्टिब्रेटा क्या होती है ये देखते हैं। नोटोकॉर्ड भ्रूण अवस्था में होती है लेकिन बाद में कशेरुक स्तंभ वर्टिब्रल कॉलम में बन जाती है। ये वाले जो जीव होते हैं इनमें क्या होता है, इनकी जो नोटोकॉर्ड होती है, हमारी भी जो नोटोकॉर्ड होती है वो केवल हमें भ्रूण अवस्था में ही मिलती है। जब हमारा शरीर एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, ठीक है, हमारा शरीर जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तब नोटोकॉर्ड ऐसी मिलती है। पहले सिर विकसित नहीं होता है, पहले नोटोकॉर्ड विकसित हो जाती है और इसी नोटोकॉर्ड में हमें पूंछ नामक एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। यहां पर होती है हमारी नोटोकॉर्ड, यहां से ये यहां तक, जिसे हम बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। ये नोटोकॉर्ड ऐसी होती है, नोटोकॉर्ड से ही हमारा पूरा शरीर बन जाता है। सबसे पहले ये नोटोकॉर्ड ही बनती है। इनके पास खोपड़ी, क्रेनियम, ठीक है, ये जो जीव होते हैं भ्रूण अवस्था में, जब भ्रूण अवस्था में नोटोकॉर्ड मिलती है वर्टिब्रेटा में, तब इनके स्ट्रक्चर कैसा होता है कि खोपड़ी मिलती है यानी कि स्कल मिलता है। स्कल, इनके पास खोपड़ी यानी कि स्कल होता है जिसे हम बोलते हैं क्रेनियम। रीढ़, उन्नत तंत्रिका, उन्नत तंत्रिका तंत्र हो गया, बंद परिसंचरण तंत्र हो गया, यह सबसे उन्नत उपसंघ होता है। ये वाले जो जीव होते हैं वर्टिब्रेटा में, इनमें क्या होता है कि नोटोकॉर्ड जो होती है भ्रूण अवस्था में मिलती है, क्रेनियम मिलता है यानी कि स्कल मिलता है, खोपड़ी मिलती है। उसके बाद क्या होता है, रीढ़ की हड्डी मिलती है, वही जो नोटोकॉर्ड होती है वो रीढ़ की हड्डी में परिवर्तित हो जाती है। देन उन्नत तंत्रिका तंत्र, सबसे एडवांस तंत्रिका तंत्र होता है, बंद परिसंचरण तंत्र मिलता है, यह सबसे उन्नत उपसंघ कहलाता है। सभी कशेरुकी आते हैं यानी कि सभी रीढ़ की हड्डी वाले जीव आते हैं, वर्टिब्रल कॉलम वाले जीव आते हैं। मछलियां आ गई, सारे उभयचर आ गए। उभयचर में सांप,
और मेंढक, क्योंकि जल थल दोनों में रहते हैं, वो भी आ गए। सरीसृप यानी कि जो रेप्टाइल होते हैं, रेंगने वाले जो जीव होते हैं, वो आ गए। पक्षी आ गए और सभी स्तनधारी आ गए। ठीक है, इतने जीव किसमें आते हैं? वर्टिब्रेटा में। अब फिर वर्टिब्रेटा का जो विस्तृत वर्णन है वो देखेंगे। वर्टिब्रेटा जो होता है वो कोर्डेटा का सबसे उन्नत और विकसित और बड़ा संघ होता है। जो वर्टिब्रेटा होता है वो कोर्डेटा का सबसे उन्नत, विकसित और बड़ा संघ होता है, क्योंकि उनमें एक विकसित ब्रेन होता है, विकसित तंत्रिका तंत्र होता है, पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बना हुआ मिलता है, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी, श्वसन तंत्र, ये सब इनमें विकसित होते हैं। इन्हें कशेरुकी प्राणी कहा जाता है, क्योंकि इनके पास कशेरुक स्तंभ यानी कि वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी होती है। ये वाले जो जीव होते हैं वर्टिब्रेटा में, इनमें क्या होता है? कशेरुक स्तंभ होता है, वर्टिब्रल कॉलम होती है, यानी कि इन सभी जीवों में रीढ़ की हड्डी मिलती है, जो नोटोकॉर्ड की जगह लेती है। ठीक है, ये क्या करती है? नोटोकॉर्ड की जगह ले लेती है। भ्रूण अवस्था में मिलने वाली जो नोटोकॉर्ड होती है वही आगे जाकर क्या बन जाती है? रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम। ये देखना, ये कुछ इस प्रकार से, ये रही भ्रूण अवस्था में तो नोटोकॉर्ड होती है, ये रही नोटोकॉर्ड, दिखाई देता होगा। इसके बाद ये डोर्सल ट्यूबर होती है, जो नोटोकॉर्ड के पीछे होती है, जिसमें हमारा यहां से लेकर जो ब्रेन होता है, ब्रेन के पीछे वाला जो भाग होता है, तंत्रिका रज्जु जो होता है, मेरुदंड भी बोलते हैं उसे, वो क्या होता है? इसके अंदर घुस जाता है, यानी कि नोटोकॉर्ड के पीछे होता है, डोर्सल साइड में। ये रही हमारी नोटोकॉर्ड। भ्रूण अवस्था में हमें कुछ ऐसी दिखाई देती है। देन इसके बाद जब बच्चा भ्रूण अवस्था में होता है तो श्वास कैसे लेता है? कल भी बताया था, उसकी जो माता का प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो डायरेक्ट उसके शरीर में जाता है, उसके फेफड़े काम नहीं करते हैं। लेकिन जब उसकी आहार नाल बन जाती है, इसमें क्या होता है? एनस या फिर पूंछ पहले बनती है, ये रही इसकी पूंछ, पोस्टेनल टेल यानी कि पश्च वाली पूंछ हो गई इसकी। ये यहाँ से प्लेसेंटा से जुड़ी हुई इसकी नाभि नाल, और इसी से इसको पोषण प्राप्त होता है, इसी से इसको श्वास भी मिलती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी मिलता है। ये जो हो गए इसके फेरिंजियल पैचेस, ये जो फेरिंजियल पैचेस है इसी से वो श्वास लेता है। ठीक है, क्योंकि अभी जो होते हैं इसके जो फेफड़े होते हैं अभी वो कार्य नहीं कर रहे हैं, वो इसी से श्वास लेता है। यहीं पर इसकी नोटोकॉर्ड स्थित होती है। इसका जो ब्रेन होता है वो बाद में विकसित होता है, लेकिन जो तंत्रिका रज्जु होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? नर्वल ट्यूबर जो होती है हमारी, जो डोर्सल ट्यूबलर होती है, नर्व कॉर्ड होती है, वो किसके, ये क्या हो रहा आज, जो डोर्सल जो ट्यूबलर होती है वो क्या होती है? वो इसके अंदर चली जाती है। किसके? हमारी जो नोटोकॉर्ड होती है वो इसके पीछे स्थित होती है। इसकी जो आहार नाल होती है नोटोकॉर्ड के आगे स्थित हो गई, गर्भावस्था की बात है ये। और जब यही इसका गर्भकाल पूरा होगा, जब ये माता के गर्भ से बाहर आएगा, तब यही जो नोटोकॉर्ड होती है, ये वाली जो रेड कलर की हमें दिखाई देती है, यही जो नोटोकॉर्ड होती है ये क्या हो जाती है? ये इस वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है, यानी कि यही नोटोकॉर्ड रीढ़ की हड्डी में दब जाती है। और ये जो इसकी पूंछ होती है, ये पूंछ यहाँ तक जाती है, देन यहाँ से फिर हिप बोन इसमें जुड़ जाती है। ठीक है, आया समझ में? तो ये कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनता है माता के गर्भ से लेकर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, तब वर्टिब्रेटा के सभी जीवों में। किसी भी प्राणी को वर्टिब्रेटा तब माना जाता है, ये ध्यान रखना, किसी भी प्राणी को वर्टिब्रेटा कब माना जाता है? देखिए, यदि उसमें नोटोकॉर्ड भ्रूण अवस्था में मौजूद है। हमारी जो नोटोकॉर्ड होती है वो हमें भ्रूण अवस्था में दिखाई देती है। ये किसी की भ्रूण अवस्था हो गई, ये हाँ, ये मनुष्य की ही भ्रूण अवस्था है। ठीक है, इसमें नोटोकॉर्ड उपस्थित है, पूर्ण विकसित। बाद में इसके स्थान पर हड्डियों उपास्थि से बनी वर्टिब्रल कॉलम विकसित हो जाए। यदि भ्रूण अवस्था में नोटोकॉर्ड मिल गई और जन्म लेने के बाद वही नोटोकॉर्ड हड्डियों और कार्टिलेज से विकसित होकर किसमें? वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाती है। वही कौन होते हैं? वर्टिब्रेटा में आते हैं वही जीव। सिर जो क्रेनियम होता है वो मौजूद हो, जिसमें दिमाग सुरक्षित रहता है। जो हमारी जो स्कल होती है, हमारी जो क्रेनियम बोन होती है,
उसमें क्या होता है, हमारा दिमाग विकसित होता है यानी कि सुरक्षित रहता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड डोर्सल स्थिति में हो। इनका जो ब्रेन होता है, हमारा जो ब्रेन होता है, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड हमारे डोर्सल साइड में, हमारी पीठ पीछे हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। हमारा सीएनएस भी है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे हम क्या बोलते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, हमारे बीच से लेकर सीधे किस में जाता है, हमारी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम होती है, हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, वो खोखली होती है, अंदर से एक चेन नुमा स्ट्रक्चर होता है, अंदर से खोखली होती है। उसी खोखली रीढ़ की हड्डी में, उसी वर्टिब्रल कॉलम में क्या होता है, हमारा जो ब्रेन जाता है, पश्च जो मस्तिष्क होता है, उसका जो सीएनएस होता है, उसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरा जो होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, उसकी सारी तंत्रिकाएं हमारे वर्टिब्रल कॉलम में चली जाती है अंदर तक। ठीक है, इसलिए बोलते हैं पश्च मस्तिष्क। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड डोर्सल साइड में स्थित होना चाहिए। जटिल अंग तंत्र विकसित हो, सबसे जटिल अंग तंत्र उसमें विकसित हो। ये यहाँ पे क्यों नहीं चलता है, सबसे जटिल अंग तंत्र इसमें विकसित हो। ठीक है, ये सभी कोर्डेटा के सबसे अधिक उन्नत और जटिल होते हैं। ये जो जीव होते हैं वर्टिब्रेटा में, कोर्डेटा के सबसे उन्नत और सबसे विकसित जीव होते हैं। इसकी यह स्पेशलिटी होती है कि कोर्डेटा संघ में, वर्टिब्रेटा संघ में केवल वही जीव जाएंगे वर्टिब्रेटा की मुख्य पहचान क्या होती है कि किसी भी प्राणी को वर्टिब्रेटा संघ उपसंघ में तभी रखा जाएगा जब वो जो प्राणी होते हैं उनमें कुछ मुख्य विशेषताएं दिखाई देती हो। एक तो कि उनकी नोटोकॉर्ड केवल भ्रूण अवस्था तक की हो, वही नोटोकॉर्ड भ्रूण अवस्था के बाद वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाए। उसके बाद एक क्रेनियम बोन हो, मस्तिष्क में क्रेनियम हड्डी हो जिसके अंदर दिमाग सुरक्षित होता हो, खोपड़ी हो, दिमाग सुरक्षित हो, और वही जो पश्च मस्तिष्क होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है, उसे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर चला जाए। ठीक है, ये हो गए वर्टिब्रेटा के जीव, ये उनकी विशेषताएं होती है। अब इनके शरीर की संरचना देखना, सभी में वर्टिब्रल कॉलम है। एम्फीबिया जो होता है ये मेंढक का कंकाल है, एम्फीबिया उभयचर, ये मेंढक का कंकाल है। ये रेप्टाइला, ये छिपकली का कंकाल है, जिन्हें हम सरीसृप बोलते हैं। ये किसी पक्षी का कंकाल है। ठीक है, ये भी पक्षी का कंकाल है। इनमें सभी में रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। ये जो स्तनधारी जीव होते हैं उनका कंकाल है। ठीक है, स्तनधारी जीव जितने भी होते हैं उनकी एक स्पेशलिटी क्या होती है, क्योंकि उनमें एक टेल बोन उपस्थित होती है जो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी कहां से होती है, उनके ब्रेन से स्टार्ट होती है, यहां तक जाती है। ठीक है, इसके बाद उनमें रिब्स मिलती है, पसलियां मिलती है 12 जोड़ी, यानी कि 24 पसलियां मिलती है। ठीक है, तो वर्टिब्रेट का शरीर 3 भागों में बटा हुआ होता है। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनका शरीर 3 भागों में बटा हुआ होता है। पहला तो हो गया इनका सिर, ये रहा वर्टिब्रेट का सिर हो गया। जितने भी जीव है यहाँ पर इनका ये सिर दिखता है हमें, यहां से ये रहा, इन सभी का सिर दिख गया। फिर दूसरा होता है इनका धड़, यानी कि धड़, ट्रंक, यहां से लेकर यहां तक का जो पोर्शन होता है वो हो गया इनका धड़, ट्रंक ट्रंक। तीसरा हो गया इनकी टेल, पूंछ। ये किसमें पूंछ पाई जाती है, इसमें भी पाई गई है, इसमें भी पाई जाती है और किसी में नहीं पाई जाती है। कई प्रजातियों में पूंछ का काम या अनुपस्थित भी हो सकती है। कई जो प्रजातियां होती है उनमें पूंछ या तो कम होगी या फिर अनुपस्थित होती है। जैसे कि मनुष्य में पूंछ नहीं मिलती है, केवल भ्रूण अवस्था में मिलती है। धीरे धीरे वो जैसे जैसे भ्रूण में, गर्भ में विकास होता है, उस भ्रूण का विकास होता है, वैसे वैसे वो जो पूंछ होती है वो गायब हो जाती है। तो 3 उनके जो शरीर की जो संरचना होती है वो मुख्य 3 भागों में बटी हुई मिलती है। ठीक है, कौन कौन सी, पहला तो हो गया सिर, दूसरा हो गया धड़ और तीसरा हो गया इनकी पूंछ। ये 3 भाग हो गए इनके। पूंछ जो वर्टिब्रेटा संघ में जो जीव आते हैं उनमें किसी में तो कम होती है पूंछ और किसी में पूंछ होती ही नहीं है, जैसे कि मनुष्य में, लेकिन मनुष्य भी वर्टिब्रेटा में आते हैं।
कंकाल तंत्र देखते हैं इसका। वर्टिब्रेट्स में आंतरिक कंकाल एंडोस्केलेटल अत्यंत विकसित होता है। जो वर्टिब्रेटा संघ के जितने भी जीव होते हैं उनमें आंतरिक कंकाल विकसित होता है, ठीक है, एंडोस्केलेटल होता है, यानी कि उसके मसल्स के अंदर उनकी हड्डियां होती है, बाहर नहीं होती है। यह दो प्रकार का होता है, हड्डी स्केलेटल और कार्टिलेज स्केलेटल, यानी कि बोनी स्केलेटल होता है, यानी कि हड्डियों वाला कंकाल होता है, दूसरा कार्टिलेज वाला कंकाल होता है, ठीक है। दो प्रकार का कंकाल पाया जाता है वर्टिब्रेटा में। खोपड़ी जो होती है वो क्रेनियम बोन, ये क्रेनियम खोपड़ी नहीं है, ये बोन का नाम है, ठीक है। रीढ़ वर्टिब्रल कोलम, पसलियां मिलती है, अंगों की हड्डियां, ठीक है। कंधे और कूल्हे की कमान, यानी कि जो गर्डल होती है, हमारे कंधे की जो हड्डियां होती है वो क्या होती है, पेक्टोरल गर्डल, ठीक है, जिन्हें हम शोल्डर बोन भी कहते हैं। हमारे जो कूल्हे की जो हड्डियां होती है, हिप बोन जो होती है वो क्या होती है, पेल्विक गर्डल बोलते हैं, ठीक है, पेल्विक रीजन में आती है वो। इन दोनों हड्डियों को हम क्या बोलते हैं, कंधे और जो कूल्हे की जो हड्डियां होती है उन्हें क्या बोलते हैं हम, गर्डल, यानी कि ये कमान का काम करती है। कंधे की हड्डियां हमारे ऊपर वाले शरीर का भार उठाती हैं, हमारे जो कूल्हे की हड्डियां होती है हमारे नीचे वाले जो शरीर के जो बोन होती है, हमारे पैरों की जो हड्डियां होती हैं उनको जकड़ कर पकड़ कर रखती है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से इनका कंकाल होता है। पहले तो आंतरिक कंकाल होता है, मसल्स के अंदर हड्डियां मिलती है, विकसित होता है। दो प्रकार का हो सकता है, हड्डी वाला, हमारा तो मिक्सचर होता है, हमारे शरीर में कार्टिलेज भी होता है, हड्डी भी होती है और कैल्शियम का जमाव भी होता है, ठीक है। तीन प्रकार का होता है। हमारे घुटने की जो हड्डी होती है जिसे हम पटेला बोलते हैं वो एक झूठी हड्डी होती है, ठीक है। हड्डी बोन स्केलेटल और उपास्थि यानी कि कार्टिलेज का स्केलेटल होता है। तंत्रिका तंत्र वर्टिब्रेट में तंत्रिका तंत्र कुछ इस प्रकार का होता है। तंत्रिका तंत्र अत्यंत विकसित होता है, इनका जो तंत्रिका तंत्र होता है वो अत्यंत विकसित होता है। मस्तिष्क 5 भागों में बटा हुआ होता है। पहला होता है फ्रंटल बोन जिसे हम फ्रंट ब्रेन जिसे हम फोर ब्रेन बोलते हैं। दूसरा हो गया मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क हो गया। तीसरा हो गया हिंड ब्रेन। पहला क्या हो गया, अग्र मस्तिष्क, इसे हम क्या बोलते हैं, अग्र मस्तिष्क। मात्रा मैंने गड़बड़ कर दी है लिखने में, लेकिन पढ़ने में सही दिख रहा है। ये हो गया हमारा मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, ठीक है। अब ये हो गया हमारा पश्चिम मस्तिष्क, इसमें क्या होता है, सेरिब्रम हेमिस्फीयर। ये तो हो गए। अब इसके जो होते हैं, हमारा जो हिंड ब्रेन होता है उसके भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। एक तो हो गया हमारा सेरिब्रम हेमिस्फीयर, दूसरा हो गया हमारा सेरिबेलम। कुछ इस प्रकार से। स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल बोन द्वारा सुरक्षित होती है। इसमें जो स्पाइनल कॉर्ड निकलती है, तंत्रिका रज्जु निकलती है, वो क्या होती है, तंत्रिका रज्जु। ये तंत्रिका तंत्र हो गया, एक नर्वस सिस्टम हो गया, ठीक है। ये तंत्रिका कोशिका है। इन कोशिकाओं का जो गुच्छा होता है, पश्चिम मस्तिष्क से जो निकलने वाली जितनी भी तंत्रिका रज्जु होती है वो इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर चली जाती है और सुरक्षित होती है। सभी इंद्रियां यानी कि हमारी आंखें, हमारे कान, हमारा नाक, हमारी जबान और हमारी त्वचा, ये सब क्या होती है, आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन, ये सब क्या होती है, विकसित रहती है। वर्टिब्रेटा समूह के जितने भी जीव होते हैं उनमें उनकी आंखें ऑप्टिकल नर्व के द्वारा विकसित होती है, उनके जो कान होते हैं, उनकी नाक होती है, उनकी जीभ होती है, उनकी जबान, उनकी त्वचा सब विकसित होती है। परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें मिलता है। यहां से जितने भी जीव आते हैं वर्टिब्रेटा में उनमें बंद परिसंचरण तंत्र मिलता है। इनका जो हार्ट होता है हमेशा पेट की तरफ होता है, इनका जो हृदय होता है हमेशा पेट की तरफ होता है। ये हो गया बंद सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, बंद परिसंचरण तंत्र हो गया। रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इनका जो रक्त होता है लाल रंग का दिखाई देता है क्योंकि रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है।
लाल रक्त कोशिकाओं में होता है। जो हीमोग्लोबिन होगा वो किसमें होगा? आरबीसी में होगा। अधिकतर जो हीमोग्लोबिन होता है हमारा वो किसमें होता है? आरबीसी में। आरबीसी में क्या होता है? आयरन, जिसकी वजह से इनका जो रंग होता है वो क्या होता है? लाल होता है। रक्तवाहिकाएं जो होती है वो क्या होती है? आर्टरीज होती है, यानी कि धमनी होती है, शिराएं होती है, और केशिकाएं होती है, यानी कि कैपिलरीज होती है। केशिका क्यों बोलते हैं? केश नली हमारे बाल का 10वां भाग, बाल का 10वां हिस्सा, ठीक है, इतनी पतली होती है केशिकाएं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? कैपिलरीज। पहले क्या होगी? आर्टरीज, आर्टरीज के बाद वेन और कैपिलरी स्पष्ट विकसित होती हैं। आर्टरी देखते हैं यहाँ पर कैसी दिखती है, जो लाल कलर की दिखाई देती है वो क्या होती है? आर्टरी होती है। जो नीले रंग की दिखाई देती है वो क्या होती है? वेन होती है। अब यहां से ऑक्सीजन वाला ब्लड जा रहा है आर्टरी के माध्यम से, यानी कि धमनी के माध्यम से, ठीक है। इसके बाद ये जो आर्टरी होती है यहाँ पे आर्टेरियोल में टूट जाती है, आर्टेरियोल ब्लड कैपिलरी में टूट जाती है, बॉडी ऑर्गन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाता है। इसके बाद ये जो ब्लड कैपिलरी होती है ये वेन बनाती है, वेन बनने के बाद CO2 वाला सारा ब्लड लेके जाती है, हार्ट के पास लेके जाती है, और फिर हार्ट फेफड़ों को देता है, वहां से ब्लड का फिल्ट्रेशन हो जाता है। तो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसमें। रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और जो हीमोग्लोबिन होता है वो अधिकतर आरबीसी में होता है। आरबीसी हमारे शरीर की पहली ऐसी कोशिका होती है जो जिसमें केंद्रक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि केंद्रक यदि उसमें आ जाएगा तो हीमोग्लोबिन कहाँ जाएगा, तो इसलिए आरबीसी जो होती है वो केंद्रक विहीन कोशिका होती है। इसका जो पूरा नाम होता है आरबीसी का वो होता है रेड ब्लड कॉर्पस सेल। कॉर्पस क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होता है। अब देखते हैं श्वसन तंत्र। श्वसन के लिए क्या होते हैं? ये प्रमुख ऑर्गन होते हैं। मछलियों में क्या होते हैं? गिल्स होते हैं। उभयचर में गिल्स प्लस त्वचा प्लस लंग। जो उभयचर प्राणी होते हैं जल में जाते हैं तो वो गिल्स के द्वारा श्वास ले लेते हैं, पृथ्वी पर आते हैं तो त्वचा और फेफड़ों के द्वारा वो श्वास ले लेते हैं। उनके जो उभयचर जो होते हैं, एम्फीबियन जो जीव होते हैं, उनमें क्या होता है? 3 प्रकार से श्वसन होता है। पहला तो हो गया गिल्स के द्वारा, दूसरा हो गया त्वचा के द्वारा, और तीसरा हो गया उनके लंग्स के द्वारा। स्थलीय जीवों में लंग्स होते हैं, जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं उनमें लंग्स होते हैं, उनमें फेफड़े होते हैं। यानी कि वातावरण के अनुसार श्वसन अंग विकसित होते हैं। जैसे कि कोई जल में रहते हैं तो वो गिल्स के द्वारा श्वास लेते हैं, जल आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया और बाहर निकल गया, ठीक है, तो वो पानी से श्वास लेते हैं। अब पाचन तंत्र, पूर्ण विकसित पाचन प्रणाली होती है। इनमें जो होती है वो पूर्ण विकसित पाचन प्रणाली होती है। मुख से लेकर गुदा तक एक नलिकानुमा संरचना मिलती है। यकृत और अग्नाशय, पैनक्रियास स्पष्ट रूप से विकसित होते हैं। इनमें जो होते हैं इन जीवों में एक तो यकृत होता है और दूसरा अग्नाशय यानी कि पैनक्रियास स्पष्ट रूप से विकसित होता है, ठीक है, स्पष्ट रूप से इनमें विकसित हो जाता है पैनक्रियास। भोजन का पाचन, अवशोषण और उपयोग अत्यधिक कुशलता से होता है। इनमें जो भोजन का पाचन होता है, अवशोषण और उपयोग, अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं हमारे पोषक तत्वों का ब्लड के माध्यम से, अत्यधिक कुशलता से होता है। यानी कि इनका जो पाचन तंत्र अत्यधिक कुशलता से हो जाता है, कंप्लीट पाचन तंत्र मिलता है। ये साइक्लोस्टोम का पाचन तंत्र कुछ इस प्रकार से होता है लेकिन कंप्लीट होता है। ये गार का पाचन तंत्र होता है। ये होता है शार्क का, जो शार्क मछली होती है उसका पाचन तंत्र होता है। ये होता है नेक्टर्स का, ये होता है टर्टल का, ये हो गया हमारा चिकन का, और ये हो गया पिग का। और सबसे विकसित पाचन तंत्र इनमें, तो इनके बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से इनमें पाचन तंत्र दिया हुआ है। हमारा जैसा बॉडी स्ट्रक्चर वैसा हमारा पाचन तंत्र। ये है मनुष्य का, यहां से आहार नाल यानी कि हमारी इसोफेगस, इसके बाद ये है हमारा स्टमक, यहां से छोटी आंत, इसके बाद
स्टमक के बाद छोटी आंत का पार्ट आ गया, फिर ये ही छोटी आंत और बड़ी आंत, इसके बाद एनस। ये कुछ इस प्रकार से सभी में अलग अलग पाचन तंत्र दिखाई देते हैं, ठीक है। जिनमें सबसे विकसित पाचन तंत्र होता है, इनमें सभी जीवों में यकृत होता है, लीवर होता है और पैनक्रियास होता है। भोजन का अवशोषण भी होता है और अच्छे से इनका उपयोग भी होता है। इसके बाद इनका उत्सर्जन तंत्र, हमारा उत्सर्जन तंत्र भी पता है, हमारी किडनी होती है। प्रमुख उत्सर्जन अंग किडनी होती है। सभी जितने भी वर्टिब्रेटा संघ में जितने भी जीव आते हैं उपसंघ में, उन सभी का जो उत्सर्जन तंत्र होता है उनकी किडनी होती है। आमतौर पर मेटामॉर्फिक किडनी पाए जाते हैं। अब ये मेटामॉर्फिक किडनी यानी कि उन्नत रूप में पाई जाती है। नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट मछलियां क्या करती है, नाइट्रोजन युक्त जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उन अवशिष्ट पदार्थों को हमारी जो किडनी होती है, हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है, वो बाहर निकालता है। मछलियां क्या करती हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करती है। जो जल में रहने वाले जितने भी वर्टिब्रेटा संघ के जीव होते हैं वो क्या करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। उभयचर और सरीसृप जो होते हैं वो क्या करते हैं, यूरिया का और यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। पक्षी क्या करते हैं, यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं। स्तनधारी जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं, यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं। स्तनधारी जितने भी जीव होते हैं, मैमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। अब इनमें प्रजनन तंत्र कैसा होता है, तो मुख्यतः लैंगिक प्रजनन इनमें होता है। नर और मादा दोनों अलग अलग अवस्था में मिलते हैं। नर का शरीर अलग होता है, मादा का शरीर अलग होता है। निषेचन आंतरिक या बाहरी दोनों हो सकता है। जो निषेचन होता है वो ह्यूमन में तो बेसिकली आंतरिक होता है, लेकिन बाहरी भी हो सकता है। भ्रूण का विकास उन्नत कई वर्गों में प्लेसेंटा बनता है, जैसे कि स्तनधारी। स्तनधारी जितने भी जीव होते हैं, ये कोई भ्रूण ले लेंगे, हम एम्ब्रियो ले लेंगे, ऐसे ही होता है एम्ब्रियो, ऐसे, ठीक है, ये हो गया एम्ब्रियो। अब ये जो एम्ब्रियो होता है इसकी जो नाभि नाल यहां से जुड़ी हुई होती है और यहाँ पे क्या होता है, प्लेसेंटा। इसी प्लेसेंटा के माध्यम से माता के गर्भ से, माता के गर्भ में, माता के शरीर से इसका भोजन, पानी, ऑक्सीजन सब आता है जब तक ये गर्भ में रहता है, ठीक है। तो प्लेसेंटा भी विकसित होता है। भ्रूण का विकास उन्नत कई वर्गों में प्लेसेंटा बनता है, यानी कि प्लेसेंटा के माध्यम से इसको पोषण मिलता है पूरा। प्लेसेंटा इसकी नाभि नाल से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। निषेचन आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। ह्यूमन में भी बाह्य निषेचन होता है, जिसे हम आईवीएफ बोलते हैं, इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। वर्टिब्रेटा के आगे दो बड़े समूहों में बांटा गया है। जो वर्टिब्रेटा होता है उसको भी दो बड़े समूहों में बांटा गया है। पहला समूह क्या है, इसमें अंग था, यानी कि जबड़ों के बिना वाले जीव, जबड़े विहीन, जिनमें कोई जबड़ा नहीं होता है, वो वाले जीव वर्टिब्रेटा में रखे गए हैं। बिना जबड़े वाले प्राणी नोटोकॉर्ड जीवन भर रहती है। ऐसे जीव जिनमें नोटोकॉर्ड जीवन भर रहती है, जैसे कि पेट्रोमाइजोन, लैम्प्रे, माइक्सिन या फिर हैगफिश। अब दूसरे आ गए हमारे ग्नेथोस्टोमेटा। ये क्या होते हैं, ग्नेथोस्टोमेटा, इसमें क्या होते हैं, जबड़े वाले जीव, जिनका जबड़ा मिलता है, वो वाले जीव। आगे 7 मुख्य वर्गों में बांटे गए हैं। इन्हें जो होते हैं, जो ग्नेथोस्टोमेटा वाले जो जीव होते हैं, इन्हें आगे 7 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। इनके भी 7 उपवर्ग हो गए। और पहले तो वर्टिब्रेटा के उपवर्ग हो गए। पहला तो जबड़ों के बिना, इसमें सिर्फ कौन आते हैं, एक तो हैगफिश आ गई, दूसरा हो गया हमारा लैम्प्रे, लैम्प्री जो होता है। पहला वर्ग क्या है, इसमें उपास्थि मछलियां, यानी कि कार्टिलेज से बनी, इनका जो कंकाल तंत्र होता है वो कार्टिलेज का बना हुआ होता है, वो मछलियां आ गई हमारी कॉन्ड्रिक्थिसिस, यानी कि कार्टिलेज वाली मछलियां। दूसरा आ गया हमारा ओस्टिक्थिसिस, यानी कि अस्थि वाली मछलियां। पहली तो हो गई
कार्टिलेज वाली मछलियां यानी कि उपास्थि वाली मछलियां, दूसरी हो गई हड्डियों वाली मछलियां, तीसरे हो गए एम्फीबियन यानी कि उभयचर, चौथे हो गए हमारे रेप्टाइलिया यानी कि सरीसृप, पांचवे हो गए पक्षी, पक्षी में भी जबड़ा मिलता है, और स्तनधारी जितने भी जीव होते हैं उनमें भी जबड़ा मिलता है। इंसान मेमलिया प्लस वर्टिब्रेटा का ही हिस्सा है। जो इंसान होता है वो मैमल्स होता है क्योंकि मदर बच्चे को दूध पिलाने में सक्षम होती है, स्तन ग्रंथियां मिलती है, दूसरा पूरे शरीर पर बाल होते हैं, ठीक है, और ईयर पिन्ना मिलता है। तो मनुष्य वर्टिब्रेटा में आते हैं क्योंकि भ्रूण अवस्था में नोटोकॉर्ड मिलती है, बाद में वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है, विकसित ब्रेन होता है, बंद परिसंचरण तंत्र मिलता है, ठीक है। तो मनुष्य किन में आते हैं, मैमल्स में आते हैं और वर्टिब्रेटा में आते हैं। कल हम देखेंगे इसी वर्टिब्रेटा के उपवर्ग के बारे में कि कौन कौन से, इन सभी के बारे में जो 7 उपवर्ग होते हैं जबड़े वाले, इनको हम देखेंगे विस्तार से कि कार्टिलेज वाले कौन से हो गए, हड्डियों वाली मछलियां कौन सी हो गई, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, इन सभी को हम कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, क्लास को देखते रहिएगा। हमने अभी तक इसके सब फाइला देख लिए, यानी कि सबसे पहले हमने देखा था यूरोकॉर्डेटा, फिर देखा था हमने सेफेलोकॉर्डेटा, फिर देखा है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा को आज हमने विस्तार से देखा है। कल हम देखेंगे इसी वर्टिब्रेटा के उपवर्ग कि कौन कौन से इसमें उपवर्ग आते हैं, स्तनधारी कैसे होते हैं, उभयचर कैसे होते हैं, कैसे अस्थियों वाली जो मछलियां होती है वो कैसी होती है, कार्टिलेज की मछलियां कैसी होती है, उन सभी के बारे में हम देखेंगे। देन इसके बाद हमारा चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। कल इसकी लास्ट क्लास है, परसों से हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा पुष्पी पादपों की मॉर्फोलॉजी यानी कि आकार की, हम देखेंगे उसके बारे में, फूल वाले पौधों के बारे में। तो क्लास को देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। बाय, गुड डे, धन्यवाद।